नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेज में। तो आज हम लोग चलते हैं अपने संविधान की क्लास पर। तो संविधान की क्लास आपको प्रॉपर मिल ही रही है और उसमें प्रश्न कैसे आते हैं ये भी आपको बताए जा रहे हैं और किस प्रकार से हम तैयारी करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें जीएस में भी। मैथ रीजनिंग में तो सभी कर लेते हैं, पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जीएस में। बाकी तीन पोर्शन जो हैं उसमें सब लोग लगभग औसतन होते हैं। जीएस ही ऐसा विषय है जो सिलेक्शन कराता भी है और सिलेक्शन से दूर भी कर देता है। तो इसको बहुत ही संजीदा होकर देखना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि समय कम है तो हमें इस सब बातों का ध्यान देना है। तो इन सारी समस्याओं का निदान केवल एक है, वेदांत कंपटीशन क्लासेज, जहां पर आपको जीएस के किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे आएंगे ये सारी रणनीति बताई जाएगी आपको। तो हम चलते हैं इस सीरीज की अगली क्लास पर, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मंत्रिपरिषद। वो मंत्रिपरिषद का फिर से मेरा पुनः प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल का उल्लेख किस आर्टिकल पर किया गया है, मंत्री कुल कितने परसेंट लोग बन सकते हैं और मंत्रिपरिषद की संख्या नियत करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, दिल्ली में कुल कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं और सबसे कम मंत्री कहां पर बनते हैं। ये आप देख सकते हैं किस राज्य में मंत्रियों की संख्या कम होती है और कम मंत्रियों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की गई है। तो हम चलते हैं अपने प्रधानमंत्री सीरीज पर। तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसका कोई चुनाव नहीं होता है, इसकी होती है नियुक्ति और नियुक्ति करने का दायित्व है देश के पहले नागरिक, प्रथम नागरिक, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा एक लेटर पैड दिया जाता है जिसमें कौन कौन से लोगों को मंत्री बनना है, कौन से मंत्री बनना है, वो सब तय करता है प्रधानमंत्री और वो लेटर दे देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्रमागत रूप से लोगों को बुलाता रहता है, पहले कैबिनेट मंत्रियों को, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को, फिर राज्य मंत्रियों को। मंत्रिपरिषद के बारे में प्रॉपर तरीके से आप पढ़ चुके थे। तो जो प्रधानमंत्री होता है, हमने बताया था पिछली कक्षा में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक कड़ी होता है, या मंत्रिपरिषद का कह सकते हैं एक सूर्य होता है और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री है वो सूर्य जैसा है। तो हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब हमें जानना है कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें हम जानते हैं जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने हैं 1947 में बने हैं और तब तक उन्होंने पद का त्याग नहीं किया जब तक उनके शरीर से आत्मा ने खुद त्याग नहीं कर दिया। तो कुर्सी का मोह ऐसा ही होता है कि लोग त्यागना नहीं चाहते, चाहे अस्वस्थ हो। वो जीती जागती जो इसका प्रमाण है वो खुद स्वयं पंडित जी हैं हमारे यहाँ। पंडित जी की मृत्यु के उपरांत ही कोई नया व्यक्ति आया जो प्रधानमंत्री बना। तो पंडित जी की बात करें तो पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को पता ही है। देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात अगर देखें तो लगभग 16 साल से ऊपर भी टर्म जो है वो किसका है, पंडित जी का है। तो सर्वाधिक समय तक क्या रहे हैं, सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये आपको कोई लिखाने वाली बात नहीं थी, आपको पता ही है। फिर हम चलते हैं अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला घटनाक्रम है उस पर हम जानते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं 1951 में अगर बात करें, ये लेकर आए पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को लागू कैसे करना है, उसका मॉडल है उसको कैसे देखना है, इसके लिए दो संस्थाएं भी इनके द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना के लिए। एक संस्था का नाम था योजना आयोग
योजना आयोग और दूसरे का नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को, ये 6 अगस्त 1952 को संस्था बनाई गई। ये सारे काम किसके द्वारा किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा जो योजना है, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब करी थी? 1952 में की थी। पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध, दूसरा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आदि का निर्माण करवाया। लेकिन बच्चों, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या था? वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कब बच्चों बनी थी? 1948 में बनी थी और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये इसका भी काम किसके टाइम पर हुआ था? तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था। नेहरू जी की अगर और बातें करें हम लोग, तो नेहरू जी के टाइम पर समय समय पर काफी उथल पुथल रही। विदेश नीति को लेकर बड़े चर्चा में रहे। ये चाइना को दोस्त के रूप में स्थापित कर रहे थे, पर चाइना ने इस घटनाक्रम को गलत साबित करते हुए एक युद्ध कर दिया। युद्ध का नाम है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 1962 में। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, उसी भाई ने 1959, 1960, 61 में घुसपैठ करी और 62 में एक युद्ध कर दिया और हमारे काफी सारे क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। ये लद्दाख क्षेत्र पर है, अरुणाचल को अपना साबित करने पर लगा हुआ है। ये जो युद्ध हुआ या जो पॉलिसी थी नेहरू जी की, ये एक बड़ा फेलियर था। उनके जीवन के दो बड़े फेलियर हैं, एक कश्मीर की नीति, दूसरा चाइना पॉलिसी। तो दो पर बड़ी ही आलोचना होती रहती है हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी की बात करें तो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई, किताब का नाम क्या है? एक इनकी पुस्तक है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूछेगा नेहरू जी की किताब का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया से एक प्रश्न बच्चों और पूछ सकता है कि यह पुस्तक उन्होंने कहां पर लिखी थी? किस आंदोलन के दौरान लिखी थी? किस जेल में लिखी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर, अहमदनगर जेल में यह पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नेहरू जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में बंद किया गया था? तब भी उत्तर हो जाएगा हमारा अहमदनगर हो जाएगा। या नेहरू जी की जो किताब है, वो किताब का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिवाइडेड इंडिया आप लोग कमेंट करके बताएं, आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था कि डिवाइडेड इंडिया किसकी पुस्तक है? नेहरू जी जो हैं, अपने कार्यकाल में इनको मिल गया है भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे? नेहरू जी थे। नेहरू जी की बात करें कि जब इनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय कार्यवाहक एक प्रधानमंत्री बनाए गए। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो जानते हैं हम लोग कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कलर को लेकर दिक्कत हो सकती है, तो कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो बनते हैं, उनका नाम था गुलजारी लाल, गुलजारी लाल नंदा।
तो देश का पहला कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा। जब तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे तब तक कांग्रेस में वार्ता चलती रही कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो कौन होगा। तो उत्तराधिकार को लेकर अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर के उत्तराधिकार के लिए, तो उत्तराधिकारियों में पंडित जी की स्वयं पुत्री हैं जिनका नाम है इंदिरा जी। वो स्वयं चाहती है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, पर जो ओल्ड गार्ड वाला ग्रुप है वो चाहता है कि इसी ओल्ड गार्ड ग्रुप से ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। उस टाइम के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका बच्चों नाम था के कामराज। के कामराज अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, पर के कामराज को किंग बनना पसंद नहीं था बल्कि किंग बनाना पसंद था। वो किंग मेकर बनना चाहते थे। तो वो चाहते हैं कि हमारी पसंद से एक व्यक्ति जो बने वो प्रधानमंत्री बने। अब उनकी चॉइस जो है वो कुछ लोगों पर डिपेंड हो रही है कि वो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाए, कि इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए, कि वो लाल बहादुर शास्त्री को बनाए। तो लगभग लगभग कुछ समय पश्चात लोग एकमत हो गए और प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी कांग्रेसी लीडरों ने एक नाम को सुझाया। वो नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी की अगर बात करें तो 1964 से 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले वो क्या रह चुके हैं? देश के रेल मंत्री रह चुके हैं। रेल मंत्री रह चुके थे। बड़े ही शांत स्वभाव के सज्जन व्यक्ति शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी समय पाकिस्तान द्वारा एक कुकृत्य किया गया वर्ष 1965 पर, भारत पर हमला। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? शास्त्री जी थे उस टाइम पर। इस टाइम पर शास्त्री जी ने एक नारा दिया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। नारा की बात करें तो बड़ा ही लोकप्रिय नारा है आज भी, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ये नारा किसका है? हमारे शास्त्री जी का है। आपसे को एक कमेंट करके बताना है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। शास्त्री जी के टाइम पर जब ये युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य एक वार्ता होनी थी। वार्ता के लिए एक स्थान तय किया गया जिसका नाम क्या था? ताशकंद नाम था। और उस ताशकंद की यात्रा पर हमारे शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं और एग्रीमेंट साइन होने के अगले दिन ही शास्त्री जी सुबह मृत पाए जाते हैं। और जब जब 66 के बाद जब जब चुनाव आए तब तब शास्त्री जी मुद्दा बने, पर आज तक कोई क्लियर जानकारी नहीं आ पाई है। सरकार का मानना यही है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, जबकि उनके निजी डॉक्टर का कहना है कि उनको हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं थी। शास्त्री जी की बात करें, जब वो विदेश यात्रा पर ताशकंद पर गए हैं तो उनके साथ जो रसोइया हर बार जाता था वो रसोइया इस बार ना जाकर कोई दूसरा भेजा गया। पोस्टमार्टम ना होना, ये बहुत सारे कारण हैं जो दिखाते हैं कि शास्त्री जी की नैसर्गिक मृत्यु नहीं थी। तो विदेशी धरती पर मरने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री फिर से एक कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी हो गई कि 64 में एक बड़ा दिग्गज नेता की मृत्यु हुई, 66 में फिर से एक दिग्गज नेता की मृत्यु हो गई। इस क्षत पूर्ति को कौन पूरा करेगा? तो फिर से एक ऐसा विकल्प ढूंढा गया जो प्रधानमंत्री का काम निभा सके। तो इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल, गुलजारी गुलजारी लाल नंदा। ये जो गुलजारी लाल नंदा है, हमसे प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि नेहरू जी के मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बना? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना? नंदा साहब हैं।
अगर पूछे कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना है, तो नंदा साहब ही है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, तो नंदा साहब थे। अब अगर चले हम लोग, तो अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री बनने की बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि अगला जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इंदिरा जी, नाम है इंदिरा गांधी, मैडम प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जी कब प्रधानमंत्री बनती हैं, 1966, और कब तक रहती हैं, 1977 में। तो देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री बनने में बड़े ही घटनाक्रमों को या बहुत सारे पापड़ बेले हैं तब प्राइम मिनिस्टर वो बन पाई हैं, क्योंकि बहुत सारा छोटा सा पदभार इनको दिया गया था। ये सूचना और प्रसारण मंत्री थी। इनके टाइम पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री जो थी वो थी मोरारजी देसाई के पास। देसाई ही लगभग लगभग ये था कि प्राइम मिनिस्टर बनते, पर इंदिरा जी ने अपने प्राइम मिनिस्टर होने का दावा प्रस्तुत कर दिया कि वो भी इस कड़ी पर खड़ी हैं। तब जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने कहा कि सभी प्रदेश अध्यक्षों से पूछ लिया जाए कि किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उस टाइम पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिखकर भेजा कि हम मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उस समय के 12 राज्यों ने लिखा कि हम इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं। इस पर बहुत ही क्रोधित हुए मोरारजी देसाई, और देसाई जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव ना तो मुख्यमंत्री करते हैं ना ही प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, इसका चयन होता है लोकसभा में जिसके पास पावर होती है। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर वोटिंग हुई, और वोटिंग जब हुई तो वोटिंग में पलड़ा भारी किसका हो गया, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी बनी देश की पहली महिला सीएम, देश की प्रथम महिला पीएम, सॉरी पीएम बोल गया था मैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब इनके कार्यकाल में देखें तो एक संस्था है, उसका नाम है रॉ। रॉ की क्या करी, स्थापना करी 1966 में। 1966 में रॉ बनी। कारण उसका था क्योंकि उस समय हमारे यहां थी आईबी हुआ करती थी, और 2 अटैक हो चुके, एक चाइना ने एक पाकिस्तान ने, 62 और 65 के दोनों अटैकों पर आईबी ने कोई इनपुट नहीं दे सकी, विफलता रही। तो उस समय आईबी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था पीएन काउ। पीएन काउ से एक लंबी वार्ता करने के बाद इंदिरा जी एक डिसीजन पर पहुंची कि हमें एक नई खुफिया एजेंसी बना लेनी चाहिए। तब पीएन काउ ने आईबी से ही कुछ चुने हुए ऑफिसरों को अलग किया और उसके द्वारा बना दिया उन्होंने रिसर्च एनालिसिस विंग या रॉ की स्थापना कर दी। ये रॉ को अभी देखेंगे इंदिरा गांधी के टाइम पर ही कितना अच्छा काम करती है। तो रॉ किसने बनाई थी, इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। इंदिरा जी जो है ये 66 में गई हैं, कहां पर, अमेरिका यात्रा पर गई हैं, और रुपए का क्या कर दिया इन्होंने, रुपए का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन किस वर्ष किया, 1966 में। अगर हम लोग बच्चों बात करें रुपए का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन, रुपए का बच्चों अवमूल्यन की अगर बात करें तो अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए की परचेजिंग पावर को कम कर देना। ऐसा हमारे यहाँ 3 बार किया गया है, 1949, 1966 और 1991। इस टाइम पर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इस टाइम पर इंदिरा जी थी, इस टाइम पर चंद्रशेखर। तो कितने प्रधानमंत्रियों ने रुपए का उन्मूलन किया है, वो 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949, 1966 इंदिरा गांधी, 1991 चंद्रशेखर जी। रुपए का उन्मूलन कर दिया। इस अवमूल्यन से बड़े नाराज हैं वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, और धीरे धीरे करके देसाई और इंदिरा जी में विवाद बढ़ते ही चले जाते हैं। और विवाद के पश्चात एक बड़ा घटनाक्रम होता है जिसको मैंने पिछली कक्षा में बताया था जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, कि 1967 में इंदिरा जी के कहने पर उम्मीदवार बने हैं राष्ट्रपति पद के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब की 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है, तो वीवी गिरी निर्दलीय नामांकन करते हैं जिसमें इंदिरा जी मदद करती हैं, और वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। इस चुनाव जीतने पर कांग्रेस पार्टी में 2 धड़े हो जाते हैं, एक कांग्रेस आई और एक कांग्रेस ओ। कांग्रेस संगठन और इंदिरा की कांग्रेस अलग हो गई, जिसमें कांग्रेस दोनों कह रही कि हमारा
हमारी पार्टी है। और चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, हल चलाता हुआ किसान, उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया गया और इंदिरा की कांग्रेस को एक नया चुनाव चिन्ह दिया गया, गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह दिया। वो गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा जी चुनाव पर गई और विजय प्राप्त करके आई। बैंकों का पूछेगा पहला राष्ट्रीयकरण, बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण किसने किया था हमारे देश में? तो इंदिरा जी ने किया। कब किया था? 1969 में। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश में, इसका नाम क्या है? इसरो। इसरो की स्थापना कब करी? 1969 में। ये महत्वपूर्ण जो काम है ये इंदिरा जी द्वारा किए गए। फिर क्या हुआ? 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। पाकिस्तान की बड़ी पराजय हुई, लगभग 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करना पड़ा और वर्ष 1972 में पाकिस्तान को शिमला समझौते के लिए विवश होना पड़ा। तो शिमला समझौते पर किसको विवश किया गया? पाकिस्तान को विवश किया गया। ये आप लिख सकते हैं कि वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ था। किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। शिमला सम्मेलन की अगर बात करें तो वर्ष 1944 में बेवल द्वारा किया गया था, पर यह है समझौता, वो था सम्मेलन। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं समझौता और सम्मेलन में, आप ध्यान रखेंगे। समझौता अगर पूछे तो इंदिरा जी के टाइम पर हुआ है और सम्मेलन की बात करें तो 44 में लॉर्ड वेबल के टाइम पर हुआ है। इंदिरा जी के टाइम पर अभी और कुछ जानते हैं हम लोग। आर्यभट्ट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? 1975 में किया गया। ये सारे घटनाक्रम बच्चे चल रहे थे, बस एक आदेश जजमेंट आया और इंदिरा जी ने सब कुछ अपना जो सब कुछ देश ने बनाया था वो सब एक ही झटके में छीन लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार करने के दौरान सरकारी सुविधाओं का लाभ लिया है, सेना के हवाई जहाज का इस्तेमाल किया है और सरकारी अधिकारियों का भी इस्तेमाल किया है। इसलिए इंदिरा जी का जो चुनाव था उसे खारिज कर दिया गया और इंदिरा जी को चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी के कुछ सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि मैडम आप एक काम कर सकती हैं, आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। आंतरिक अशांति पर इंदिरा जी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल लगा दिया और पूरे देश को बिना कोई इमरजेंसी के एक नई इमरजेंसी पर झोंक दिया इंदिरा जी ने। अगर उस टाइम पर इंदिरा जी थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सोचती और संवैधानिक जानकारों से अगर विचार विमर्श करती तो वो राज्यसभा से जा सकती थी और देश की प्रधानमंत्री रह सकती थी। पर पता नहीं कौन लोग थे जो इंदिरा जी को समझा रहे थे कि केवल एक विकल्प बचा हुआ है, केवल इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो विपक्षी नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। उन बेचारे नेताओं ने जेल में बहुत सारी यातनाएं झेली और यातनाओं के बाद वो सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अब इंदिरा को सत्ता से हटाना है और सत्ता के लिए हमारे जो आपसी विचार में मतभेद है वो सब एक करना है और एक साथ मिलकर हमें एक झंडे के तले हमें चुनाव लड़ना होगा, तभी हम इंदिरा को पराजित कर सकते हैं। तो 25 जून 1975 को इंदिरा जी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, जिसे काला दिवस के नाम पर भी याद किया जाता है। बीजेपी इसका बढ़ चढ़कर विरोध करती है कि ये एक बड़ा काला अध्याय था जो 25 जून को हमारे देश को जबरदस्ती थोप दिया गया। जब इंदिरा सत्ता से वापस जाएंगी तो मोरारजी देसाई ने इस प्रावधान को ही खत्म कर दिया कि आने वाला कोई प्रधानमंत्री अशांति पर कोई आपातकाल ना लगा सके। तो इस प्रावधान को चेंज करते हुए सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब भविष्य में कोई आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता है। पर इंदिरा जी ने इस टाइम पर भी कई सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें पहले टारगेट किया गया कुत्तों का। कुत्तों की नसबंदी करी गई। वो कुत्तों से दिमाग में आया कि अब पुरुषों की भी नसबंदी कर दी जाए। डॉक्टरों को टारगेट है कि वो नसबंदी कार्यक्रम को चलाएंगे और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों पर गरीब जनता पर बड़ा अत्याचार किया गया और गरीब जनता के लोगों को पकड़ा गया और उनको उठाकर जबरदस्ती विवाहित है, अविवाहित है, पुत्र है कि नहीं है,
पुत्र अभी संतान उत्पत्ति करना चाहता है, बिना पूछे ही नसबंदी कर कर एक मर्सी वाला रेडियो पकड़ा दिया जाता था। तो जिनके घर पर अगर मर्सी वाला रेडियो है तो याद रखना उनके पूर्वजों की नसबंदी पक्का हुई थी। वो परिवार कैसे चल रहे हैं ये सोचने वाला विषय है। तो इमरजेंसी चली, संजय गांधी की बहुत चली, बहुत सारे घटनाक्रम हुए इंदिरा जी के टाइम पर, और फिर इंदिरा जी को रेडी होना पड़ा एक घटनाक्रम के कारण। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना का तो नाम सुना होगा, उनके पापा हैं मुजीबुर रहमान, वहां पर उनके घर पर हमला होता है और परिवार के सारे सदस्य गोलियों से छलनी कर दिए जाते हैं। शेख हसीना एक रूम में किसी कोने में छिप जाती हैं तो केवल वही जिंदा बचती हैं और वही सत्ता को चला रही थी। फिर उनके देश के लोगों ने, अभी देखा होगा आप लोगों ने, हमला किया तो बचाकर भारत उनको अपने देश में शरण दे रखा है। तो इंदिरा जी ये सब घटनाक्रम को देखकर बड़ी ही दुखी हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई ऐसा हमला ना हो जाए, इसलिए हमें चुनाव पर चले जाना चाहिए। तो 1977 पर चुनाव हुए और चुनाव में इंदिरा जी की बड़ी हार हुई। तो अब आगे चलकर जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई। कि देसाई जी की बात करें तो 1977 से 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देनी है, पहले ये कांग्रेस पे थे पर कांग्रेस छोड़ दिया। इंदिरा जी से विवाद होने के कारण इनकी मंशा थी कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, बार बार मौके आ रहे हैं पर प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। वो कांग्रेस पर रहकर जो नहीं हुआ वो जनता पार्टी पर रहकर हुआ। तो देश के प्रथम गैर कांग्रेसी, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इनके बारे में अगर बात करें तो बंबई राज्य के क्या थे, बंबई राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। बच्चों याद रखना 6 ऐसे सीएम हैं जो देश के पीएम बने हैं। हम सब बताएंगे, आप 6 के नाम लिख लेंगे और उनको एक साइड पर एक नोट बनाकर आप लिख सकते हैं। तो कौन सा बंबई का मुख्यमंत्री था जो देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उस टाइम पर जब ये सीएम हुआ करते थे बंबई के, तब महाराष्ट्र और गुजरात एक में था, तब उसका नाम क्या था, बंबई हुआ करता था। कि मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात बन गया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई जी, इनका एक समाधि स्थल है, समाधि स्थल, जिसे क्या कहते हैं, अभय घाट कहते हैं, अभय घाट कहते हैं। देसाई साहब जो हैं बड़ी ही पारदर्शी हैं, पारदर्शी व्यक्ति हैं और बड़े ही इकोनॉमिक्स के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि हम नोटबंदी करने जा रहे हैं, 1000 और 5000 के नोटों को बंद कर दिया। तो भारत में पहली बार नोटबंदी, जिसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में विमुद्रीकरण कहते हैं। तो विमुद्रीकरण कब किया, 1978 में किया। एक बड़ा संयोग और है, जब जब कोई गुजरात का सीएम बना, गुजरात का रहने वाला आदमी जब प्रधानमंत्री बना, उसको कुछ नहीं सोचा, उसने नोटबंदी पर देश को झोंक दिया। तो जब गुजरात में इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात से हैं, और 2016 को 8 नवंबर 9 नवंबर के मध्य की रात को उन्होंने कहा कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। लंबी लंबी कतारों से लोग जूझते रहे, पर वो भी समय गुजरा, वो भी दौर निकला और हम आगे आए। तो पहली बार अगर विमुद्रीकरण हुआ वो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था, पूछेगा कौन सा प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री जो एक पीसीएस अधिकारी भी थे, अधिकारी भी थे। इंदिरा जी के टाइम पर जो चल रहा था सब कुछ बंद कर दिया। पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना बंद, पद्म पुरस्कार बंद, पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया, और पंचवर्षीय योजना के जगह पर एक योजना चलाई, उसका नाम है अनवरत योजना। अनवरत योजना किसके टाइम पर चली है, मोरारजी देसाई के टाइम पर चली है। देसाई जी बड़े ही कर्मठ नेता हैं, और देसाई जी के टाइम पर अगर बात करें तो इनके बारे में लिखा और पढ़ा गया
कि इनको एक आदत थी, आदत कहें या अपनी दिनचर्या थी, कि वो जब जाते हैं दैनिक निवृत्ति पर, जब जाते हैं तो अपना जो बाथरूम करने जाते हैं उसको अपना भर के रख लेते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो पी भी लेते थे वो। इसका एक बड़ा इंटरव्यू वायरल हुआ बीबीसी लंदन पर, जहां पर बीबीसी लंदन के एक समाचार पत्र के एक हैं पत्रकार जिनका नाम था मार्क टल्ली। मार्क टल्ली ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेना चाहा। इंटरव्यू के दौरान मार्क टल्ली ने बीच में प्रधानमंत्री से प्रश्न रखा कि प्रधानमंत्री जी आप ऐसा क्यों करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि टल्ली आप बताओ आपकी एज कितनी है। टल्ली ने बताया कि हमारी एज जो है वो 42 साल है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको पता है हमारी एज कितनी है। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी एज 83 साल है। और आप अपना चेहरा देखें और हमारा चेहरा देखें और किसमें ज्यादा तेज झलक रहा है। तो मार्क टल्ली ने उत्तर दिया कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा बहुत चमकदार है। तो टल्ली को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कल से आप भी सेवन करना शुरू कर दें। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री जी इकलौते ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो निशान है पाकिस्तान, भारत रत्न दोनों से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई हैं। जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नोटबंदी करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री। तब भी उत्तर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। जब लोग अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट की तो बात छोड़ो, दुनिया से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो 82 साल में हमारे प्रधानमंत्री बने जाकर मोरारजी देसाई। अब चलते हैं, सत्ता जो गई वो उसका एक बड़ा कारण है मेनका गांधी, क्योंकि इनके पुत्र के कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो जाते हैं, पत्रिका में छप जाते हैं, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ता है। और कांग्रेस के सपोर्ट से फिर एक नए प्रधानमंत्री बनकर आते हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 1979 से 1980 तक चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के सपोर्ट से रहे। तो देश के बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ही रह चुके थे। देश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री भी रह चुके थे। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रश्न यह है कि लोकसभा का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। लोकसभा का एक भी दिन सामना ना करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। इनके समाधि स्थल की बात करें, समाधि स्थल तो किसानों के बड़े नेता हैं, समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। इन्हीं की याद पर 23 दिसंबर बच्चों, 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमौसी पर एक हवाई अड्डा है, उसका भी नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसके नाम पर है? कौन से क्रम के प्रधानमंत्री के नाम पर है? तो बच्चों बताओ, चौधरी चरण सिंह कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं? गुलजारी लाल नंदा के क्रम को काउंट नहीं करना है, क्योंकि कार्यवाहक का क्रम काउंट नहीं होता है। अब जाकर सत्ता में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर से वापसी होती है और प्रधानमंत्री बन जाती है फिर से इंदिरा गांधी जी। गांधी जी पुनः सत्ता पर आती हैं, 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। और फिर क्या किया उन्होंने? दूसरी बार बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 में। पहला भी 69 वाला और 80 वाला दोनों किसने किया है? इंदिरा जी ने। पहली बार 14 बैंक है, दूसरी बार
6 बैंक हैं। हजारी कमेटी की सिफारिश पर पहली बार 50 करोड़ रुपए जिनके पास थे उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरी बार 200 करोड़ रुपए जिन बैंकों के पास थे उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। दूसरी प्रमुख घटना इनके टाइम पर एक बैंक है, उसका नाम क्या है? नाबार्ड बैंक की स्थापना। नाबार्ड बैंक की स्थापना। नाबार्ड बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। कौन सी बैंक बनी थी? नाबार्ड। पूछ सकता है किस कमेटी की सिफारिश पर मिलती थी? तो कमेटी का नाम था स्यूरमन, स्यूरमन कमेटी। ये नाबार्ड बैंक के द्वारा ही ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है, केसीसी चलाती है। केसीसी की शुरुआत बहुत बार पूछा गया, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछ लेता है। कब शुरू की गई थी योजना? 1998 में। इसके अलावा अगर बात करें 1982 में आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इंदिरा जी के टाइम पर एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब शुरू हुआ था? 1984 में। इसको ज्यादा जानना है तो आप राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का टाइम देख सकते हैं, उस पर हमने इसको विस्तृत तौर पर बताया है कि खालिस्तान की जो मांग करने वाले लोग थे उनके खिलाफ, जो नया देश बनाना चाहते थे सिखों के लिए, उन पर इंदिरा गांधी के टाइम पर कमांडो और सेना का प्रयोग किया गया और खालिस्तान की मांग करने वाले जो भी लोग थे उनको या तो खत्म कर दिया गया, देश से छोड़कर स्वयं चले गए। तो ये सब घटनाक्रम जब चल रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था, उसके बाद सिख अंगरक्षक ने इंदिरा जी को गोली मार दी। तो पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा जी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हत्या तो दो प्रधानमंत्रियों की हुई है, राजीव की भी, लेकिन राजीव उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो पद के दौरान किस प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई थी? इंदिरा गांधी की हुई थी। इंदिरा गांधी का एक उपनाम बड़ा चर्चा में रहता है। उपनाम क्या है इनका? वो है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको प्रियदर्शनी की उपाधि दी थी जब वो शांति निकेतन में पढ़ने जाती थी। तो प्रियदर्शनी किसे कहते हैं? इंदिरा जी को कहते हैं। इंदिरा जी के समाधि स्थल को अगर आप देखो, समाधि स्थल, तो इंदिरा जी को कहते हैं शक्ति स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। इंदिरा जी को 31 अक्टूबर 1984 को पुण्यतिथि होती है, इनको गोली मार दी गई थी। और फिर इसके बाद देश में फिर से दंगे शुरू हो गए, 1984 के सिख दंगे। और प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नए व्यक्ति आते हैं, इनके पुत्र, जिनका नाम था राजीव गांधी। तो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है राजीव गांधी। क्लास बच्चों थोड़ी लंबी हो सकती है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। राजीव जी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो राजीव जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री है, सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? राजीव गांधी। भारत में कंप्यूटर का दौर कौन लेकर आए? कंप्यूटर, कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं। राजीव के टाइम पर एक बड़ा घोटाला होता है, बहुत चर्चा में रहा, बोफोर्स तोप घोटाला। इस घोटाला के चक्कर में कांग्रेस पार्टी फिर से टूटी और वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होने के बाद सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया और जो वीपी सिंह है राजीव के खिलाफ चुनाव प्रसार करने लगे, आंदोलन चलाने लगे। और उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम होता है। राजीव उस घोटाले का प्रत्युत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमने वो पैसा नहीं खाया है, बल्कि हमारे ससुराल के एक मीडिएटर, जिसका नाम क्या था? क्रातकोचकी नाम था, उन्होंने शायद ऐसा किया है। और इनके कार्यकाल के खत्म हो जाने के बाद बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 में और सत्ता चली जाती है 1990 में चली जाती। बनने की इनकी भी बड़ी रोचक कहानी है, इसको भी जानते हैं हम। जब जनता पार्टी चुनाव लड़ी और जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, इस समय भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन चुकी थी,
पर इंदिरा के मरने कारण राजीव की उस लहर ने भाजपा का सारा काम बिगाड़ दिया। भाजपा 1984 में पहली बार चुनाव में गई, 80 में बनी हुई पार्टी जो काफी लोकप्रिय पार्टी थी, पर इंदिरा के मरने की घटना ने सारे वोट ट्रांसफर कर दिए कांग्रेस में। तो 1984 में भाजपा को केवल 2 सीटें आई, लेकिन 89 वाला चुनाव जो था वो भाजपा को बढ़त दिखाते हुए लगभग 87 सीटें आती हैं भाजपा को। बीपी सिंह को सपोर्ट करती है भाजपा और बीपी सिंह बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। पर बनना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि चंद्रशेखर भी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह भी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो वीपी सिंह ने चाल फेंकते हुए जनता पार्टी का जहां पर सम्मेलन चल रहा है, जहां पर बैठक चल रही है, वीपी सिंह ने एक नया प्रस्ताव दे दिया। चंद्रशेखर को लगता था कि वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, पर वीपी सिंह खड़े हुए और उन्होंने एक नाम ले लिया, चौधरी देवीलाल, ताऊ का नाम ले लिया। तो चौधरी देवीलाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? वीपी सिंह द्वारा दिया गया। तो चंद्रशेखर ने अच्छा लगा, एक सुकून भरी, एक राहत भरी सांस ली कि कम से कम वीपी सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है। उस बैठक से चंद्रशेखर बाहर निकल जाते हैं और एक सुनियोजित योजना के तहत चौधरी देवीलाल खड़े होते हैं भाषण देने के लिए और कहते हैं हम इस जन भावना का सम्मान करते हैं, पर हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा का भी ध्यान रखना होगा। हम चाहते हैं कि वीपी सिंह ही देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो सर्वसम्मति से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर को कानो कान ये खबर नहीं हो पाई और वीपी सिंह बन गए देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई ने पिछड़ों की गणना करने के लिए एक आयोग बनाया था 1978 में, उसका नाम था मंडल कमीशन। उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने उसको लागू कर दिया। तो पिछड़ों को आरक्षण देने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह। उस समय देश में सवर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच में बड़ी ही संघर्ष की स्थिति हो गई, लेकिन उस संघर्ष की स्थिति में सबको लग रहा था कि ये वीपी सिंह जो हैं अपना कदम पीछे कर लेंगे। लेकिन वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक कौशल को दिखाते हुए कहा, जो हमने आदेश कर दिया, जो लागू कर दिया, उससे तो पीछे नहीं जाएंगे। सरकारें जाती हैं तो जाएं, पर हम मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करेंगे। तो पिछड़ों को आरक्षण देने वाला पहला प्रधानमंत्री, पिछड़ा या ओबीसी आरक्षण लागू किया। इतना बड़ा कठोर कदम जो उठाया था वीपी सिंह ने, उसका मूल कारण था कि ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 52% है। वीपी सिंह जानते थे कि इस बार जो सत्ता में हम आए हैं वो पूर्ण बहुमत से नहीं आए, अगर हमारी सत्ता जाती है तो जाने देते हैं, तो अगर चुनाव हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर तो हम पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेंगे। पर सरकार बची रही, सरकार नहीं जाती है। पर इसी टाइम पर महंत अवैधनाथ एक उद्घोषणा कर देते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और इसकी पहली ईंट हम ही रखेंगे, जिससे बीजेपी को लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राम मंदिर मुद्दा जो है उनका मुद्दा है, उसको कोई दूसरा हैंड ओवर ना कर ले। इसलिए बीजेपी में हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के थे, एक प्रमोद महाजन नाम के एक नेता होते थे महाराष्ट्र में। उन्होंने एक योजना बनाई कि हमारे 4 लीडर निकलेंगे, चारों दिशाओं से निकलेंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन 3 लीडर जो थे, अटल बिहारी, रामनाथ, इन सब लोगों ने मना कर दिया। केवल रथ लेकर निकलते हैं लाल कृष्ण अडवाणी। अडवाणी साहब का जब रथ निकलता है, पहुंचता कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के उस टाइम पर सीएम थे मुलायम सिंह थे। तो वीपी सिंह भी यूपी से हैं, मुलायम सिंह भी यूपी से हैं, तो अडवाणी को यूपी में ही गिरफ्तार कर लिया जाता। पर चंद्रशेखर वीपी सिंह ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। लेकिन जब वह रथ यात्रा पहुंचती कहां पर है? बिहार पहुंचती है। तभी फोन आता है लालू प्रसाद यादव के पास, जो उस समय वहां के सीएम थे। और वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह आदेश देते हैं कि अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, लालू प्रसाद यादव की सरकार ने गिरफ्तार किया और उनको ससम्मान दिल्ली भेज दिया। वो रथ यात्रा रुक गई। इस घटनाक्रम से भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन खींच लिया और सरकार धड़ाम हो गई, सरकार गिर गई। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्या थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री। बच्चों, 2 बातें निकल कर आई। उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री यूपी के थे और देश के प्रधानमंत्री बने। वो एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था बच्चों, आप लोग बता सकते हैं? वो है वीपी सिंह है। वीपी सिंह ने कन्याकुमारी से
श्रीनगर तक पैदल यात्रा की थी, श्रीनगर तक पैदल यात्रा करी थी। किस प्रधानमंत्री ने उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक की पैदल यात्रा करी थी? तो वीपी सिंह द्वारा करी गई थी। अब वीपी सिंह के बाद अगर बात करें तो फिर से एक दौर आया और सरकार गिरी, तो सरकार बनेगी भी और प्रधानमंत्री बन जाएंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 1990 से 1991। इन्हें युवा तुर्क कहते हैं, युवा तुर्क कहते हैं। युवा तुर्क किस प्रधानमंत्री को कहा गया है? चंद्रशेखर को। अपने स्पष्ट वक्तव्य के लिए, साफ सादगी के लिए बड़े जाने जाते हैं, चंद्रशेखर जी जाने जाते हैं। और ये अगर बात करें, इनसे एक प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है, लाल किला से झंडा ना फहरा पाने वाला इकलौता प्रधानमंत्री था। लाल किला से झंडा फहरा ना पाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। अब बच्चों कहेंगे कि लाल किला का नहीं फहरा, तो दूसरी जगह फहरा सकते हैं क्या? तो झंडा तो लाल किला में ही फहरेगा, लेकिन तभी फहरेगा क्योंकि प्रधानमंत्री है वो 15 अगस्त को फहराता है और 26 जनवरी को यह अधिकार राष्ट्रपति को है सलामी लेने का। तो जो हमारे चंद्रशेखर हैं उनके टाइम पर 15 अगस्त आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। राजीव की सरकार ने, राजीव की कांग्रेस ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी और चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। तो चंद्रशेखर के टाइम पर आरबीआई को अपना सोना विदेशी बैंकों में रखना पड़ा था, विदेशी बैंकों में रखना पड़ा। तो ऐसी नौबत कब आई थी? चंद्रशेखर के टाइम पर आई थी। आपको बता चुके हम कि विमुद्रीकरण भी किसके टाइम पर हुआ था? तीसरा वाला वो चंद्रशेखर के टाइम पर हुआ था। बड़े ही समाजवादी नेता हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर बड़े ही प्रभावशाली नेता हैं। आप देख सकते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी आप ढूंढ सकते हैं। बड़े कुशल वक्ता थे चंद्रशेखर। ऐसे नेता, ऐसे वक्तव्य अब सुनने को नहीं मिलते। लंबी लंबी फेंकने वाले बहुत सारे लीडर मिल जाएंगे, पर ऐसा मार्मिक भाषण चाहे अटल जी का हो चाहे चंद्रशेखर का, ऐसे वाक्यपटु व्यक्ति नहीं है हमारे देश की राजनीति पर। तो चंद्रशेखर के बाद अगर बात करें प्रधानमंत्री कौन बना, तो फिर से चुनाव हुए और उस चुनाव के दौरान कांग्रेस जोर शोर से प्रचार कर रही है। उस साल का जो चुनाव है वो 4 चरणों का चुनाव है और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिलती दिख नहीं रही थी। पर वो तीसरे चरण के प्रचार के लिए तमिलनाडु जाते हैं, जहां पर राजीव गांधी को एक महिला माला पहनाती है, उसमें बम होता है और ब्लास्ट में राजीव और वह महिला मारी जाती है। तो राजीव गांधी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दो जो अगले चरण के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को सीटें बढ़ जाती हैं पर बहुमत नहीं आता है, और तब जाकर प्रधानमंत्री के लिए एक नाम निकल कर आता है। वो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ रहा था लोकसभा का, वो व्यक्ति का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। नाम क्या है बच्चों उनका? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कब प्रधानमंत्री बने? 1991 से कब तक बने? 1996 तक बने। ये देश में पहला दौर है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री बना गठबंधन की सरकार का प्रधानमंत्री और 5 साल पूरे कर लिए। चाहे हम नेहरू की बात करें तो उनके पास बहुमत था, चाहे हम बात करें शास्त्री के पास तो उनके पास बहुमत था, चाहे इंदिरा की बात करें उनके पास बहुमत था, और बात करें अगर हम मोरारजी देसाई की तो उनको बहुमत नहीं था तो 5 साल पूरे नहीं कर पाए। बहुमत नहीं था चौधरी के पास तो 5 साल पूरे नहीं कर पाए। विश्वनाथ प्रताप के पास बहुमत नहीं था तो 5 साल पूरे नहीं हुए। चंद्रशेखर 5 साल पूरे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। पहली बार किसी गठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। अब तक जितने प्रधानमंत्री बच्चों हमने पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री जिनका संबंध कहां से है? इलाहाबाद प्रयागराज से है। दूसरे प्रधानमंत्री का मुगल सराय संबंध है यानी यूपी संबंध है। तीसरे प्रधानमंत्री की बात करें इंदिरा गांधी, जब पापा इलाहाबाद के हैं तो बेटी भी इलाहाबाद की है। फिर उनके बाद बने मोरारजी देसाई, वो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। देसाई की अगर बात करें तो चौधरी साहब बागपत के हैं। चौधरी साहब के बाद अगर हम जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं वो हैं इंदिरा गांधी। तो फिर से वही इंदिरा गांधी के बाद बने राजीव, वो भी इलाहाबाद से संबंधित हैं। राजीव गांधी के बाद बनते हैं वीपी सिंह और चंद्रशेखर,
ये दोनों प्रधानमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। तो पहली बार देश को मिलने जा रहा है दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री। तो दक्षिण भारत का कौन सा व्यक्ति पहली बार प्रधानमंत्री बना? तो ये है पीवी नरसिम्हा राव, दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री बने। अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने थे सब उत्तर के थे। दूसरी बात बच्चों देखें, गठबंधन की सरकार में, गठबंधन गठबंधन की सरकार के 5 वर्ष पूरे करने वाले प्रथम पीएम। बच्चों अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और आंध्र प्रदेश के क्या थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। बच्चों यूएन में बोलने वाले, यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। बच्चों यहां पर कुछ लोग नाम ले सकते हैं अटल जी का। अटल जी जब 1977 में विदेश मंत्री बने थे, तब विदेश मंत्री के तौर पर वो हिंदी बोले थे, तब उस टाइम पर वो प्रधानमंत्री नहीं थे। अभी तक हमने प्रधानमंत्री के जो नाम लिए हैं उसमें अटल जी का नाम नहीं आता है। एक आप लोग बच्चों जानते होंगे, प्राइमरी स्कूल में एक योजना चलती है एमडीएम, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। ये मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। अगर बात करें वित्त मंत्री इस टाइम पर थे मनमोहन सिंह साहब। उदारीकरण किसके टाइम पर प्रारंभ हुआ? तो इन्हीं दो लोगों की जोड़ी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब एक बात बेटा बड़ी प्रमुख है, ध्यान देना। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कौन सा प्रधानमंत्री था कि जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा था, प्रधानमंत्री की शपथ के दौरान संसद का सदस्य नहीं था, संसद का सदस्य नहीं था, वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि राजीव को बनना था प्रधानमंत्री, लेकिन राजीव बम ब्लास्ट में मारे गए, इसलिए ये ना तो राज्यसभा के सदस्य थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इनको ही सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया गया और इनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। तो कौन सा इकलौता ना तो है, क्योंकि एक व्यक्ति और है, तो दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तब वो संसद के सदस्य नहीं थे। एक है नरसिम्हा राव, एक है एचडी देव गौड़ा। तो पहले थे नरसिम्हा राव, जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो वो संसद के सदस्य नहीं थे। अब इसके बाद जब नए चुनाव होते हैं, जब नए चुनाव होंगे तो फिर से एक तीसरा मोर्चा बना है, एक लेफ्ट एक राइट एक तीसरा मोर्चा। तो अभी बीच बीच में बनता था, इस बार खैर नहीं बना, हमारे 24 में तीसरा मोर्चा बनता था। एक होता था यूपीए, एक होता था एनडीए। अब यूपीए कन्वर्ट हो गया, इंडिया अलायंस में हो गया। तो कुछ कांग्रेस के सहयोगी होते हैं, कुछ भाजपा के सहयोगी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ना भाजपा के साथ जाते हैं ना कांग्रेस के साथ जाते हैं, उसे कहते हैं थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा। और ये सब जब चुनाव हुए और रिजल्ट आया 1996 का, उस 96 के रिजल्ट में तीसरा मोर्चे में किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ गई है सबसे ज्यादा सीटें। तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है, कोई संवैधानिक नियम नहीं है, राष्ट्रपति अमूमन सबसे बड़े दल को बुलाता है, और हमारे अटल जी के नेतृत्व में भाजपा पहुंची राष्ट्रपति के पास कि हम सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वो जो सरकार का दावा था 1996 का, क्योंकि अटल जी बेचारे जो थे 1957 से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और पहली बार वो बलरामपुर से चुनाव जीते थे। तो 57 से लगातार जनसंघ जनता पार्टी की यात्रा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाए थे, जबकि नेहरू जी बहुत पहले उनको बता चुके थे कि ये जो लड़का है बहुत अच्छा बोलता है, युवा है, आगे चलकर ये प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। तो अटल जी को लगता है कि शायद नेहरू जी ने कुछ ऐसा देखा होगा तभी बोले होंगे। तो इस मुद्दे को सीरियस लेते हुए अटल जी पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी जो हैं वो कब प्रधानमंत्री बने हैं?
1996। इनका कानपुर से बड़ा गहरा नाता है और हम भी कानपुर से आते हैं और हमारी संस्था भी कानपुर से है। इसमें जुड़े हुए त्रिपाठी जी को अगर छोड़ दिया जाए, हमीरपुर से आते हैं, बाकी हमारी टीम के सारे मेंबर जो हैं वो कानपुर से आते हैं। और कानपुर में पिता पुत्र दोनों, हमारे तो पिता खैर कानपुर में खुद पढ़े हैं, लेकिन ये जो अटल जी के पिता पुत्र हैं ये भी जोड़ी कानपुर में ही एक साथ पढ़े हैं डीवी कॉलेज पर, तो बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किस प्राइम मिनिस्टर का था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। अटल जी को भी पता था कि प्रधानमंत्री बनना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आंकड़ा है वो है 272 का। दीपक जी के ऊपर जाओ। 272 का जो आंकड़ा है वो बड़ी दूर की खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है, वो संभव नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी अटल जी प्रधानमंत्री बने। और ये 13 दिन जो मिले थर्ड फ्रंट को, ये बड़े महत्वपूर्ण 13 दिन है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था थर्ड फ्रंट कि किसे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे थर्ड फ्रंट में वो थे ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल में 23 साल तक सीएम रहे, एक दो दिन के लिए नहीं, 23 साल के लिए। लेकिन लेफ्ट की पार्टी ने मना कर दिया कि हमारी पार्टी से कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। तब उस समय बड़े सूबे के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह का नाम बड़ी चर्चा पर आता है, पर लालू प्रसाद यादव द्वारा वीटो कर जाने के कारण मुलायम सिंह का नाम जितना तेजी से बढ़ा उतना तेजी से बाहर भी हो गया। फिर कई सारे नाम आए, लालू प्रसाद यादव ने अपना नाम भी लॉबिंग करवाई, लेकिन लालू के नाम को भी खारिज कर दिया गया। तब किसी मुद्दे पर किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसका नाम आ जाता था कोई ना कोई खारिज कर जाता था। तब एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो दक्षिण भारत से आता था, वो दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कब प्रधानमंत्री बनते हैं? 1996 से कब तक रहते हैं? 1997। दक्षिण भारत से आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से आने वाले दूसरे पीएम। तो दक्षिण भारत ने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? दो प्रधानमंत्री। एक दिया है टीवी नरसिम्हा राव, बड़े सादगी सज्जन व्यक्ति, और दूसरे एच.डी. देवगौड़ा साहब। देवगौड़ा साहब जो है वो कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री। तो बच्चों आप लोग इतना जान चुके हैं कि जो मोरारजी देसाई थे वो बंबई के सीएम थे, चौधरी साहब यूपी के थे, वीपी सिंह यूपी के थे, टीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ये जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो संसद के सदस्य नहीं थे? एक नरसिम्हा राव और एक एच.डी. देवगौड़ा। दोनों दक्षिण से भी आते हैं, ये भी संयोग है, और दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। नरसिम्हा राव तो किसी प्रकार की किसी भी सीट से नहीं थे, ना तो विधान परिषद, ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा। अब जो देवगौड़ा साहब हैं उनको लेकर सब लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए फिर से एक नई चर्चा उठी तीसरा मोर्चा में कि अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री चेंज करने का टाइम आ गया है। सब लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं देवगौड़ा साहब से, इसलिए रातों को चर्चा होती है, बैठकें होती हैं, और एक दिन एक नया नाम लेकर आया गया, वो है इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल साहब सो रहे हैं, उनके घर पर फोन जाता है कि आपको बनना है देश का अगला प्रधानमंत्री। देवगौड़ा साहब के बाद आप शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की। जो इंद्र कुमार गुजराल हैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बताते हैं कि हमको शपथ लेनी है प्रधानमंत्री की। तो पूरा परिवार रात के समय जब जगाते हैं गुजराल साहब, तो सबको लगता है कि इन्होंने कोई अच्छा सपना देख लिया है। तो सब बोलते हैं कि भैया ऐसा करो कि रात में केवल सोया करो, सपने कम देखा करो। लेकिन सुबह खबर सही में थी ये, और सही घटना थी, और इंद्र कुमार गुजराल बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। इंद्र कुमार गुजराल कब प्रधानमंत्री बनते हैं? 1997 से 1998। गुजराल साहब की अगर बात करें
तो इन्हें बोला जाता है राजनीति का जेंटलमैन। जेंटलमैन। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहा करते थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, रह चुके थे, लेकिन संजय ने इनको डांट लगाई इमरजेंसी में, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं लिखनी थी। अब इनके बाद अगर इंद्र कुमार के बाद अगर हम जाने कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो फिर से इस बार प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री कब बनते हैं? 1998 में। और कब तक रहते हैं? 99 तक रहते हैं। पहली बार वो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो 13 दिन के लिए बने हैं, और दूसरी बार 13 महीने के बने हैं। इसीलिए सन 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड में एंट्री करा दी नरेंद्र मोदी की, क्योंकि 13 जो है उनके लिए शुभ संकेत है। और 13 में ही उन्होंने घोषणा कर दी कि जो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो अडवाणी जी ना होकर नरेंद्र मोदी होंगे। और उसका फिर आप देख ही रहे हैं 13 का चक्कर, कि अभी तक लगातार सत्ता पर सत्ताधीश बने बैठे हैं नरेंद्र मोदी। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, या 24 का चुनाव हो, 29 भविष्य में आप लोग देख ही लेंगे। तो 13 का जो शुभ आंकड़ा है इनके साथ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरी बार प्रधानमंत्री। पहली बार तो 96 में, दूसरी बार 98 में, तीसरी बार 99 में। तो अटल जी ने कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है? 3 बार ली है। अटल जी ने एक योजना चलाई, योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बड़ी लोकप्रिय योजना है। कब चलाई थी? 1998 में। बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हैं, चलो हम ही बता देते हैं, परीक्षा उपयोगी, क्योंकि आप लोग तो बताने से रहे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बजट 2025-26 की अगर बात करें, तो इसकी जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। तो आप कितना लोन ले सकते हैं? आप क्या ले सकते हैं? आपके पापा ले सकते हैं लोन, वो है 5 लाख रुपए। मिड डे मील योजना जो नरसिम्हा राव ने चलाई थी, एमडीएम योजना, वो चलाई थी कक्षा 5 तक। इन्होंने बढ़ाकर कितने तक कर दी? कक्षा 8 तक। लेकिन एक व्यक्ति अमेरिका से वापसी करता है, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बड़े लोकप्रिय नेता हैं, आज भी चर्चा में रहते हैं। जिससे दोस्ती करते हैं और दुश्मनी करने में उनको टाइम नहीं लगता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी भारत वापसी करते हैं और मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से। उनके सामने एक मसौदा रखते हैं कि हमें बनाओ आप देश का वित्त मंत्री। लेकिन अटल जी वित्त मंत्री बनाने से मना कर देते हैं। तो पहुंचते हैं सोनिया गांधी के पास, और सोनिया गांधी के साथ पहुंचते हैं चेन्नई। और चेन्नई में जयललिता से वार्ता करते हैं कि भैया अब वो समय आ चुका है जब आप भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ें और गठबंधन की सरकार से वो बाय बाय कहें। अब अगले ही दिन कांग्रेस ले आती है अविश्वास प्रस्ताव, उस पर चर्चा होती है। अटल जी तगड़ा भाषण देते हैं, लंबा भाषण देते हैं, पर जयललिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक वोट से सरकार गिर जाती है। ये वोट जो एक वोट की सरकार थी, इसका मूल मुद्दा था, एक कारण और हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को, आपने देखा होगा कि इस बार उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया है? ओम बिरला को। उन्होंने किसी गठबंधन के साथी को लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी से 98-99 में भी होता, तो अटल जी की शायद सरकार ना गई होती। क्योंकि उस टाइम के एक सांसद गिरधर गवांग जो उड़ीसा कांग्रेस से हैं, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। पर उस अविश्वास प्रस्ताव में उनको वोट देने का अधिकार बाल योगी द्वारा दे दिया गया, जिस कारण एक वोट से सरकार गिर गई। वरना ये मामला टाई भी हो सकता था। ये आंकड़ा 270-71 का जो था, वो 271-71 70-70 का मामला हो जाता। ऐसी स्थिति पर अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता था और सरकार गिरने से बच जाती। तो एक वोट से सरकार किसकी गिर गई थी? एक वोट से सरकार, एक वोट से सरकार गिरी। और फिर अगले जब प्रधानमंत्री बनते हैं बच्चों, वो फिर जब इस समय एक युद्ध हो गया, युद्ध का नाम था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध 1999। फिर चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, और फिर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनकर वापसी कर ले गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी अब 1999 से
2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 24 दलों को साथ लेकर कैसे चला जाता है, ये सब केवल कौशल अगर किसी में था तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी में था। बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2000 में लेकर आए थे। अगर दूसरा प्रमुख देखो आप बात, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सन 2001। सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार किसके समय कानून बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बनाया गया। ये सारे काम किसके टाइम पर हुए थे? अटल जी के टाइम पर। सड़कों को लेकर बड़ा काम किया गया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये मानना पड़ेगा, सड़कों पर काम अच्छा होता है। तो ये सब काम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर किए गए, और इस दौरान उन्होंने जो सरकार चलाई वो अपने ही जैसे लोगों के साथ चलाई, अपने ही जैसे तात्पर्य कुंवारों की सरकार थी। इसमें उनका सपोर्ट कर रही थी बहन कुमारी मायावती भी, बहन मायावती जी भी, और बहन ममता बनर्जी भी। इसी में जयललिता भी सपोर्ट करती हैं, और राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बनाते हैं तब वो एपीजे अब्दुल कलाम को। अटल जी स्वयं अविवाहित थे। उनकी प्रेम कहानी की भी चर्चा रहती है राजकुमारी कौर के साथ। वो प्रधानमंत्री आवास में रहती हैं। ये पहला ऐसा घटनाक्रम था कि अविवाहित व्यक्ति के साथ कोई महिला भी उनके आवास पर रहती है। तो कभी कहानी फिर आगे जोड़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे हम लोग। अटल जी के बाद अगर प्रधानमंत्री बने हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जो है वो बने हैं 2004 से 2014। बच्चों बहुत जल्दी खत्म करने जा रहे हैं, बस 2 प्रधानमंत्री बचे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर अगर देखें तो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाया है हमारे देश में। ऐसा अवसर मिला है केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, जिसमें पंडित नेहरू, जिसमें इंदिरा गांधी, जिसमें मनमोहन सिंह साहब, जिसमें नरेंद्र मोदी भी आते हैं। लगातार 2 बार पूरे टर्म करने वाले। अगर बात करें इनके टाइम पर तो सूचना का अधिकार 2005 बहुत प्रभावी कानून था। मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा कार्यक्रम पूछे कब चलाया गया था? 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से चलाया गया। बच्चों एक बड़ा खाद्य सुरक्षा कानून इनके बारे में जानना है। खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून कब चलाया गया? 2013 में। बाकी दूसरा जो टर्म था इनका वो बड़ा घोटालों के लिए प्रसिद्ध रहा, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे आदर्श घोटाला हो। तो बहुत सारे घोटाले के लिए प्रसिद्ध रहा कार्यकाल इनका सेकेंड टर्म वाला, जो 2009 से 2014 तक चला। फिर बने प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कब बने हैं? 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं। अब तक प्रधानमंत्री पद पर एक रिकॉर्ड बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अगर बात करें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कहां के सीएम थे? गुजरात के सीएम थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बहुत सारी नाना प्रकार की योजनाएं जो चलाई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, जनधन योजना, आदर्श ग्राम योजना, आदर्श सांसद योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना, नाना प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई। सवर्णों को आरक्षण देना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, तो ये सब योजनाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री की जो तत्कालीन योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक पर हम विविध की क्लास को लेकर आ रहे हैं, मिसलेनियस की, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। और वेदांत परिवार आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता है, एक बड़ी जानकारी है आपके लिए, बड़ा अपडेट है। जो बच्चे कानपुर के आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो 16 नवंबर 2025 को वेदांत कंपटीशन क्लासेज निशुल्क यूपी स्पेशल के लिए एक परीक्षा आयोजित कर रहा है,
जिसमें जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं, जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक आपको सुविधा दी जा रही है, आपको एसटी फ्री दी जाएगी। ये एसटी बनाई गई है पूरे पाठ्यक्रम को देखते हुए। जो प्रश्न हैं इस समय, जो प्रश्नों का कल्चर चल रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर बनाई गई है। इस पर आपको सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से। उसमें आपको अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम संख्या नियत कर सकें कि कितने लोग हैं, हम अपने यहाँ कितने लोगों को एंट्री दे सकते हैं संडे को, या किस बैच पर बुला सकते हैं उनको हम। प्रॉपर तरीके से पूरी सुनियोजित परीक्षा होगी। आपको आना है समय से, आपको पूरा क्लासरूम उपलब्ध कराया जाएगा, वही माहौल दिया जाएगा जो आपको परीक्षा हॉल जैसा लगेगा। यहाँ पर उसी प्रकार आपको क्रम से बैठाला जाएगा और प्रश्नावली भी उसी प्रकार होगी। आपको सील पैक पेपर भी मिलेंगे, ओमार सीट भी मिलेगी। तो ये सारी सुविधाओं को अगर आपको लाभ लेना है तो आप आ सकते हैं 16 नवंबर 2025 को। जो छात्र जो टॉप करेंगे, 3 बच्चे हैं, उनको कोचिंग के तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मानित करने का मतलब ऐसा हमारे द्वारा कोई वादा नहीं किया जा रहा कि आपको बुलेट या थार दी जाएगी। जो संस्था आपका आभार प्रकट करेगी, आपको सम्मानित करेगी, आपका उत्साहवर्धन करेगी कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप जुड़ सकते हैं। और ऐसा आयोजन हमारे यहाँ लगातार चलता रहेगा, हर संडे को चलता रहेगा। तो 16 से ये लगातार जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। और हमारी संस्था की जो टीम है वो पेपर कुछ इस प्रकार सेट करने का प्रयास कर रही है कि कुछ प्रश्न तो आपको वैसे ही 10 के 10 मिल जाएं। तो आप आ सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति बैठ सकते हैं इस परीक्षा पर जो सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ें और अपना नाम और मोबाइल नंबर दें कि हम आ सकते हैं। उनके लिए हमको क्योंकि अरेंज करना पड़ेगा, बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, तो काफी संख्या होने के कारण उनका टाइम हमको देना पड़ेगा कि किस टाइम पर आ सकते हैं। कोई किसी को हम 10 से 12 बुला रहे हैं, किसी को हम 1 से 3 बुला रहे हैं। तो वो अगर दूर का बच्चा है उसके लिए उसके हिसाब से बुलाएंगे हम। तो आपको कमेंट करना होगा और बढ़िया से सुविधा का लाभ लेना होगा। इसके लिए कोई आपसे कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस जानकारी को दूसरे छात्रों तक पहुंचाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी कर्तव्य है कि आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं वेदांत परिवार के, तो अधिक से अधिक इसको आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।